नमस्कार। वेलकम टू लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म। साथियों, अपनी एनसीईआरटी की सीरीज़ चल रही थी और अपन एनसीईआरटी सीरीज़ के अंदर वन लाइनर एमसीक्यू क्वेश्चन से संबंधित एनसीईआरटी सीरीज़ चला रहे थे, जिसमें अपन पिछली क्लास के अंदर बात कर रहे थे 8th क्लास के सेकंड अध्याय की, जिसके अंदर मैंने सारे जो आपके कॉन्सेप्ट और जो वन लाइनर एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं वो सब चर्चा कर ली थी। और आज अपन तीसरे अध्याय की बात करेंगे, जिसका नाम है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। तो अगर आप डायरेक्ट तीसरा अध्याय देख रहे हैं तो आपको पहले के 2 अध्याय देखने पड़ेंगे। इसके लिए आपको लक्ष्मण धारा यूट्यूब चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में जाकर देखना होगा एनसीईआरटी 8th क्लास फॉर ऑल एग्ज़ाम। वहाँ पे आपको 8th क्लास के अंदर ये सारी वीडियो मिल जाएगी। आज अपन जिस अध्याय की बात करेंगे, जिसका नाम है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, इसके अंदर से कौन कौन से एमसीक्यू आपके क्वेश्चन बनेंगे और थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट की जानकारी भी इसके अंदर दी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब है कंपनी का दीवान बनना। 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात कर दिया। तो फर्स्ट अध्याय के अंदर अपन ने पढ़ा था कि 1764 के अंदर बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है, और जो मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो के बीच में हुआ था, ठीक है। तो उसमें है जो मीर कासिम था वो हार गया था। मीर कासिम के हारने के बाद में अपना जो बहादुर वो जफ़र था, ठीक है ना, मीर जाफ़र जो था, मीर जाफ़र को वापस 5 लाख सालाना राशि देने के ऊपर उसको बनाया था बंगाल का नवाब। और 1765 के अंदर ही ये मर गया था मीर जाफ़र। तो और उसके मरने के बाद में रॉबर्ट क्लाइव ने खुद ऐलान किया था कि अब हमें बंगाल का नवाब बनना है तो खुद ही बनना पड़ेगा। और उसके बाद में कंपनी को क्या हुआ, धीरे धीरे 12 अगस्त 1765 को क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात कर दिया गया। चार्ल्स कॉर्नवालिस जब भारत का गवर्नर जनरल बना, उस समय स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, ठीक है। और 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ और इस बंदोबस्त की शर्तें के हिसाब से राजाओं को, तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई और उन्हें किसान से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। तो देखो यहाँ 2 प्रश्न हैं भाई। ये जब चार्ल्स कॉर्नवालिस जब भारत का गवर्नर जनरल बना, उस समय स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ और स्थायी बंदोबस्त लागू होने की डेट क्या है, तो 1793 है वो स्थायी बंदोबस्त लागू होने की तिथि है। और स्थायी बंदोबस्त होता क्या है, तो इसमें क्या हुआ, ईस्ट इंडिया ने जो यहाँ की पूरी ज़मीन थी वो ज़मीन किसको दी, एक तो राजा को, तालुकदार को और ज़मींदार को, भाई इनको ज़मीन दे दी। और ज़मीन देने के बाद में क्या कहा कि आपको ये ज़मीन है वो किसानों को लगान के ऊपर देनी है, यानी लगान, किसान है वो लगान देंगे और आपको उनसे लगान वसूलनी है। और वो लगान वसूल करके आप क्या करोगे, ईस्ट इंडिया कंपनी को राजस्व दोगे। तो ये इस तरीके की जो प्रक्रिया थी वो स्थायी बंदोबस्त थी, जो मैंने आपको अच्छे से इसमें समझा रखी है। आगे बात करें, बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांत, इस इलाके के ज़्यादातर हिस्से अब उत्तर प्रदेश में है। ये जो बंगाल प्रांत है इसके अधिकतर हिस्से वर्तमान उत्तर प्रदेश में है। के लिए हॉल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज अधिकारी ने एक नई व्यवस्था तैयार की, जिसे 1822 में लागू किया गया। और राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदारी की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। इस व्यवस्था को मालवाड़ी बंदोबस्त का नाम दिया गया। तो देखिए, पहले जो स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था, स्थायी बंदोबस्त में क्या था कि भाई जो ज़मीन थी वो तीसरे पक्ष के हाथ में थी, किसके, यानी राजा और ज़मींदार के हाथ में थी। और ज़मींदार ज़मीन कृषि, अगर के किसी किसान को कृषि कार्य करना है तो किसान लगान देगा किसको, राजा और ज़मींदार को। और राजा और ज़मींदार राजस्व किसको देंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी को। लेकिन मालवाड़ी बंदोबस्त जो 1882 में आया और वो 1793 में आई थी, ठीक है ना, स्थायी बंदोबस्त। अब ये 1822 में आया, ठीक है, 1822 में आया मालवाड़ी बंदोबस्त। तो मालवाड़ी बंदोबस्त में क्या किया, ज़मींदारी से जो लगान वसूलने की जो व्यवस्था थी या कंपनी को अदा करने का जिम्मा है वो ज़मींदारी की बजाय किसको दे दिया, गांव के मुखिया को दे दिया। यानी राजस्व या कर वसूलने का जो ठेका पहले राजा और ज़मींदार के पास में था, वो हटा करके किसको दे दिया गया, डायरेक्ट गांव का जो मुखिया है उसको दे दिया गया। तो ये था मालवाड़ी बंदोबस्त। तो स्थायी बंदोबस्त और मालवाड़ी बंदोबस्त दोनों समझ में होना चाहिए कि भाई इन दोनों में डिफरेंट क्या है। आगे बात करें, ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिणी भारतीय इलाकों में भी स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। वहाँ जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रेयतवारी नाम दिया गया और टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया। किसने विकसित किया, टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत में इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया। मुनरो ये मानता था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए, ठीक है।
तो रेतवाड़ी जो है, रेतवाड़ी का मतलब है ज़मीन डायरेक्ट किसको दे दी गई, किसानों को दे दी गई, यानी किसान जो लगान वसूलने का जो कार्य है वो डायरेक्ट किसानों से किया जाने लगा, इसको कहते हैं रेतवाड़ी। ठीक है, और इसको विकसित करने का कार्य या श्रेय किसको जाता है, अंग्रेज अधिकारी टॉमस मुनरो को जाता है। और टॉमस मुनरो ने एक कथन क्या कहा था कि अंग्रेज़ों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। जैसे अपन ने पहले अध्याय के अंदर पढ़ा था किसका, क्या नाम है उसका, जेम्स मिल था, ऐसा कुछ नाम था उसका, पढ़ा था कि अंग्रेज़ों को पूरे भारत पर कब्जा कर लेना चाहिए। ठीक है ना, और अंग्रेज़ों के द्वारा ही भारत के लोगों की प्रगति होगी, विकास होगा, ये ऐसी चीज़ किसने कही थी। ठीक है ना, पहले अध्याय के अंदर अपन ने पढ़ा था। उसी प्रकार मुनरो ने यहाँ क्या कथन कहा है कि अंग्रेज़ों को पिता की भांति किसानों की क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। अब बात करें 18वीं सदी की आखिरी तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने अफीम और नील की खेती को उगाना शुरू कर दिया। बंगाल में पटसन, असम में चाय, देखो बंगाल में क्या, पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश के अंदर गन्ना, पंजाब के अंदर गेहूं, महाराष्ट्र में कपास और मद्रास में चावल इत्यादि उगाने पर जोर दिया। 19वीं सदी में ब्रिटेन के मॉरिशस के छापों में इस्तेमाल किया जाने वाला नीला रंग भारत में उगने वाले नील के पौधे से तैयार किया जाता था। उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र था, और नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय जलवायु के अंदर उगाया जाता है या उत्पादित होता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि बंगाल में कौन सी चीज़ होती थी, पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत जो वर्तमान उत्तर प्रदेश है यहाँ पे गन्ना है, पंजाब में गेहूँ था, महाराष्ट्र में कपास था और मद्रास में चावल उगाया जाता था। और इसी के साथ साथ जैसे 19वीं शताब्दी आई तो 19वीं शताब्दी के अंदर जो ब्रिटेन का जो मॉरिशस छापे खाना का जो क्षेत्र था जहाँ कपड़ों की रंगाई छपाई होती थी, वहाँ पे क्या हुआ कि नील के जो नीला रंग था ना, नीले रंग के कपड़ों की बहुत ही बहुलता बढ़ी। तो यहाँ भारत का जो नील का पौधा या नीले रंग का जो पौधा था या नीला रंग जो था वो बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का था, और बेस्ट क्वालिटी का होने के कारण यहाँ पे भारत में नील के पौधे की मांग बढ़ गई। और जो नील का पौधा उत्पादित होता है वो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है। नील की खेती कैसे होती है थी, नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे, एक तो था निज और दूसरा था रेयती। निज और रेयती खेती की व्यवस्था में बगान मालिक खुद अपनी ज़मीन में नील उत्पादन करते थे, वो तो थी निज, और वह ज़मीन खरीद लेते थे या दूसरे ज़मींदारों से ज़मीन भाड़े पर लेते थे और जो मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। ठीक है, एक तो थी निज जो मतलब खुद उत्पादित करते थे, दूसरी थी रेती, यानी रेती जो किसान होते थे वो क्या करते थे, उनसे लेते थे। मतलब एक प्रकार से यूँ कहे कि भाई हम आपकी ज़मीन के ऊपर नील का उत्पादन करेंगे और इसके बदले हम आपको इतना टैक्स देंगे, इस प्रकार से। तो ध्यान रखें नील की खेती दो प्रकार से होती थी, एक तो होती थी निज और दूसरी होती थी रेती। ठीक है, और ये बात कब की हो रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जब ब्रिटिश शासनकाल यहाँ पे था तब की। आगे बात करें 1792 ईस्वी में फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा को समाप्त कर दिया। देखो 1792 के अंदर फ्रांस ने अपने यहाँ पे है वो क्या किया, दास प्रथा को समाप्त कर दिया। और दूसरे अध्याय में मैंने बताया था कि दक्षिण अफ्रीका में दास प्रथा कब समाप्त हुई, 1834 के अंदर। और यहाँ अपन बात कर रहे हैं किसकी, 1792 की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं फ्रांस के जो उपनिवेश क्षेत्र थे वहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे 1792 के अंदर जो दास प्रथा थी उसको समाप्त कर दिया गया। आगे बात करें महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से जब भारत लौटे तो बिहार के किसानों ने चंपारण आकर नील की खेती की दुर्दशा देखने का न्योता दिया, और 1917 में महात्मा गांधी ने यहाँ पे दौरा किया और नील के बागानों के खिलाफ यहाँ से क्या किया, चंपारण आंदोलन शुरू किया। तो महात्मा गांधी जी ने चंपारण आंदोलन कहाँ से शुरू किया, तो महात्मा गांधी जी ने बिहार से आंदोलन शुरू किया, चंपारण आंदोलन। और चंपारण आंदोलन का जो मुख्य आधार जो था वो क्या था, किसान जो नील की खेती करते थे और नील के जो बागान मालिक थे उनके खिलाफ एक आंदोलन की जंग छेड़ी, उसका नाम था चंपारण आंदोलन। और जब इसकी डेट क्या है, 1917 डेट है। अब इसके अंदर जो वन लाइनर MCQ क्वेश्चन बनते हैं वो अपन देख लेते हैं कि अंग्रेज़ों को बंगाल की दीवानी किसके नेतृत्व में मिली, तो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में मिली। अगर आपने दूसरा पार्ट अच्छे से देखा है तो दूसरे पार्ट के अंदर ये चीज़ मैंने बहुत ही अच्छे से समझाई हुई है कि जब मीर जाफ़र की मृत्यु हो जाती है बक्सर के युद्ध के बाद में, तो रॉबर्ट क्लाइव खुद ये घोषणा करता है कि अब हमें खुद ही बंगाल का नवाब बनना पड़ेगा। तो ये चीज़ वहाँ से कनेक्ट की हुई है। नील के समान ही कौन सा पौधा यूरोप में नीले रंग के लिए प्रयोग किया जाता था, वुड। देखो मैंने इस NCERT का जो अपने सीरीज चल रहा है इसके अंदर इन जो नोट्स है, ये जो आपके कंटेंट है, इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया है भाई, कुछ चीज़ें हैं वो अपन कॉन्सेप्ट से हम समझ सकते हैं, और कुछ चीज़ें वो है जो अपन वन लाइनर MCQ से या वन लाइनर आपके जो प्रश्न है इनसे समझ सकते हैं। तो जैसे ये वुड का पौधा है तो इसको मैं कॉन्सेप्ट में नहीं समझा सकता तो डायरेक्ट वन लाइनर में दे दिया। ठीक है, तो देख लिया।
कि भाई नील के समान एक पौधा जो यूरोप में था वो नीले रंग का उत्पादन कर रहा था, उसका क्या नाम था, वोड था। अब वोड में और भारत वाले नील में एक होड़ इस तरीके की चालू हो गई, क्योंकि जो भारत की नील का पौधा जो था वो बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का था, और ये जो वोड का जो पौधा था ये तो लो क्वालिटी का था। ठीक है। नील की खेती के कितने प्रकार है, 2 प्रकार है। कौन कौन से, एक निज और एक रेयती। भारत में नील की खेती का विद्रोह कब शुरू हुआ, तो ये हुआ था 1859 में, बंगाल से शुरू हुआ। पहला विद्रोह की बात करें तो कब शुरू हुआ, 1859 में बंगाल से शुरू होने लगा। और आगे बात करें, महात्मा गांधी ने नील के बागानों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत कब की या कहाँ से की, तो चंपारण आंदोलन की शुरुआत की थी चंपारण बिहार से की थी। ठीक है ना। और कब की बात करें तो 1917 के आसपास इन्होंने यहाँ पे आके बंगाल जो नील नील खेती के बंगाल मालिक थे उनके खिलाफ इस तरीके की जंग को छेड़ा। ठीक है। तो ये था अपना तीसरा अध्याय, और इस तीसरे अध्याय के अंदर अपन ने सारी जानकारी देखी कि किस तरीके से बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाने का अधिकार मिला और क्या क्या चीज़ें मिली। और नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन बात करेंगे आदिवासी डीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना के बारे में। अब मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आप लक्ष्मण धारा एजुकेशन पर नए हैं तो अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अधिक आपको कंटेंट चाहिए तो आप जाएं लक्ष्मण धारा एजुकेशन के प्लेलिस्ट के अंदर, और जिस जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कंटेंट चाहिए उस पे जाके आप प्राप्त कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होए तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपका जवाब और आपका सॉल्यूशन निकाला जाएगा। जय हिंद जय भारत।